डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये जीओटी को डिस्कस किया था, यानी कि ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम वो क्या थी। तो उसके कुछ वो इक्वेशन देखी थी और उस इक्वेशन की 3 सिंपलर फॉर्म्स देखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईआरस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, जिसको मैं शॉर्ट में यहाँ हर जगह आईआर लिख रही हूँ। तो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या है, या आप इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हैं कि दीज आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जीओटी। तो इसमें 5 रूल्स आएंगे, ठीक है। वो आप जीओटी के 5 रूल समझ सकते हैं या आईआर के लिए 5 रूल समझ सकते हैं। तो वो 5 रूल्स को हम अप्लाई जब करते हैं, आज तो हम सिर्फ 5 रूल्स पढ़ेंगे कि वो 5 रूल्स हैं क्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उन 5 रूल्स की हेल्प से आईआर को किसी भी पॉइंट ग्रुप की आईआर को आईआर मतलब इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को बनाकर देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो रूल 1 है वो क्या है इसमें, कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि किसी पॉइंट ग्रुप की अगर हम आईआर रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उस आईआर रिप्रेजेंटेशन की जो डायमेंशंस होंगी और उन डायमेंशंस का जो स्क्वायर होगा और उन स्क्वायर्स का जो सम होगा वो पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं कि ये समेशन आई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है जो आईआर है, यानी कि जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्मॉल आई का क्या मतलब है कि ये आयत वाली आईआर को, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि हमारे पास ऐसे 2-3 रोज बनी हुई हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की। तो किसी पर्टिकुलर रो की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो, या किसी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम आई या जे कुछ वर्ड अल्फ़ाबेट जो है हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्या है कि जितनी भी हमारी उस पर्टिकुलर जो भी हमारी जितनी भी मतलब किसी पॉइंट ग्रुप में आईआर पॉसिबल है तो उन आईआर की जो डायमेंशंस होंगी उन डायमेंशंस के स्क्वायर का सम उस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम सपोज, जैसे मैं आपको ये बताना चाहूँ, सपोज हमारा कोई पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, सपोज जी है, ठीक। जी में एक ई तो सभी जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक सिमेट्री ऑपरेशन या एलिमेंट हमने लिख दिया, फिर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, डिफरेंट हमने सिमेट्री ऑपरेशंस लिख दिए। और यहाँ पर हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख दी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम टॉ1 टॉ2 टॉ3 मतलब कितनी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है वो हम यहाँ पर लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर एक ये हो गई एक, जहाँ पर हमारी कुछ डिजिट्स लिखी हुई होंगी जो कैरेक्टर्स होती हैं एक्चुअल में इन सिमेट्री ऑपरेशंस का। तो वो कुछ कैरेक्टर्स यहाँ लिखे होंगे, यहाँ सब जगह, ठीक है। तो जो ये पर्टिकुलर रो है ये हम कहेंगे कि ये एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये भी कोई एक इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। तो हम जो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस, यानी कि जो ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हमने लिखी हैं, जो भी इनकी डायमेंशंस निकलेंगी उन डायमेंशंस के स्क्वायर का सम इस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि सिंस द कैरेक्टर ऑफ ई ऑपरेशन, यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेशन, इज ऑल्सो इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द रिस्पेक्टिव आईआर, दिस रूल में बी स्टेटेड एज फॉलोज। क्योंकि जो किसी भी आईआर के लिए जो हम ई ऑपरेशन लिखते हैं और उसकी जो मैट्रिक्स बनाते हैं, और तो उस ई मैट्रिक्स के जो कैरेक्टर होता है ई मैट्रिक्स का, वो एक्चुअल में उस आईआर की डायमेंशन के इक्वल होता है। तो हम इस रूल कैसे इक्वल होता है वो मैं भी बताऊंगी आपको। तो इस रूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेशंस ऑफ द आईआर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। किसी ग्रुप की जो आईआर है और उसका जो हमने आइडेंटिटी ऑपरेशन की कोई मैट्रिक्स बनाई तो उसका जो कैरेक्टर्स होंगे और कैरेक्टर्स का जो स्क्वायर का सम होगा वो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, काई से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर को, तो ये कैरेक्टर ऑफ ई हो गया। तो कैरेक्टर के स्क्वायर का सम वो इक्वल होगा किसी उस पॉइंट ग्रुप के जो ऑर्डर होगा उसके इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, मतलब हम कैसे कह रहे हैं कि कैरेक्टर ऑफ ई ऑपरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द रिस्पेक्टिव आईआर। इसका क्या मतलब है, सपोज हमने जैसे अगर हमने ई मैट्रिक्स बनाई है, हमने कोई इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनानी, सबसे पहले हम ई मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अगर हम 1 डायमेंशनल ई मैट्रिक्स बना रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे, बस ये ऐसे लिख देंगे। अगर हम कोई 2 डायमेंशनल ई मैट्रिक्स बना रहे हैं तो वो हम कैसे लिख लेंगे। ई मैट्रिक्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ 1 1 1 होते हैं हमेशा। तो ये
0 और 0 1। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये हुए, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ई मैट्रिक्स में 1 आते हैं। अगर हम 3 डायमेंशनल बना रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो जो भी ये डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे वो सारे 1 होंगे। अगर हम 4 डायमेंशनल बना रहे हैं तो इसी तरह से 1 1 1 1 यहाँ आ जाएगा, बाकी सब कुछ जो है 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे, ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन बनी, सपोज अगर ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, और ये है ही 1 डायमेंशनल, तो हमेशा ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है क्योंकि 1 से तो हम कम उसको रिड्यूस कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा, इस ई मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या निकल के आएगा 1। इसका कैरेक्टर क्या निकल के आएगा, कैरेक्टर कैसे निकालते थे, जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स थे उनका हम सम कर लेते थे। तो एक डायगोनल एलिमेंट ये हो गया 1 + 1 = 2। इसका कैरेक्टर क्या होगा 1 + 1 + 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 3। इसका कैरेक्टर हो जाएगा 4। ठीक, और कैरेक्टर हमने निकाल दिया। अब क्या हुआ, ये जो हमारी क्या डायमेंशंस की मैट्रिक्स बनी, क्योंकि इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी। और क्योंकि 1 × 1 रो और कॉलम का नंबर इक्वल है, तो इसलिए इसकी डायमेंशंस भी हो जाएगी 1। ये 1 डायमेंशन की जो है मैट्रिक्स हुई। अच्छा, यहाँ पर इसका अगर हम ऑर्डर निकालें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 2। जितनी रोज होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई के, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है, और ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। दोनों नंबर इक्वल हैं तो ये हमारी हो जाएगी 2 डायमेंशनल। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 × 3 ऑर्डर वाली, और डायमेंशन क्या हो जाएगी 3 डायमेंशंस। तो आप देख रहे हैं इसका कैरेक्टर 1 है तो डायमेंशन भी 1 है, इसका कैरेक्टर 2 है तो डायमेंशंस भी 2 है, कैरेक्टर 3 है तो डायमेंशंस भी 3 है, और ऐसे ही ये भी 4 डायमेंशन की बनेगी। तो कैरेक्टर अगर हम किसी भी अगर हम सपोज ये मान लें कि ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के जो ई मैट्रिक्स होती है या किसी भी रिप्रेजेंटेशन की, चाहे वो इरिड्यूसिबल हो चाहे रिड्यूसिबल हो, किसी भी रिप्रेजेंटेशन की जो ई मैट्रिक्स होती है उसका जो कैरेक्टर होता है हमेशा उस रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशन के इक्वल आता है। ठीक, तो इसलिए हमने इस रूल को ऐसे भी लिख दिया कि जो भी हमारे आइडेंटिटी ऑपरेशंस के कैरेक्टर होंगे और उनके स्क्वायर का सम, वो जो है उस ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं, इसी बात को हम यहाँ पर इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं। सपोज हमारा टॉ1 हमारा कोई पॉइंट ग्रुप है G, जिसमें हमारी एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की डायमेंशन है 1। ठीक, तो हमने उसको यहाँ लिख दिया। और कोई दूसरी रिप्रेजेंटेशन है उसकी भी 1 डायमेंशन है, वो हमने यहाँ लिख दिया। कोई तीसरी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसका, और सपोज उसकी डायमेंशन है 2। ठीक है, तो 2 डायमेंशंस जो है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ऑपरेशन के कैरेक्टर के इक्वल होता है, तो जो भी हम आइडेंटिटी ऑपरेशन के नीचे कैरेक्टर्स लिखेंगे वो एक्चुअल में हम इनकी डायमेंशंस को लिख रहे हैं। ठीक है, या तो हम ये कह सकते हैं इनकी डायमेंशंस को लिख रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये इन डायमेंशंस के जो इनका ई का कैरेक्टर जो निकल के आ रहा है, क्योंकि वो डायमेंशंस के इक्वल है तो हमने उसको इसके नीचे लिख दिया। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और इनको हम सम कर लेंगे, तो जो भी हमारा नंबर आएगा वो इस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। बस ये सब कुछ जो है इसमें कहा गया है। तो चाहे तो आप इस रूल को ऐसे समझ सकते हैं और चाहे आप इस रूल को ऐसे समझते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। डायमेंशंस ई के कैरेक्टर के इक्वल होती है, तो इसलिए हम आई स्क्वायर कर लें, डायमेंशन का स्क्वायर कर लें, चाहे ई के कैरेक्टर का स्क्वायर कर लें, वो पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रूल फर्स्ट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रूल 1 के बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है रूल 2। अब रूल 2 क्या है? रूल 2 इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस इन एनी IR इक्वल्स टू H। यानी कि किसी भी पॉइंट ग्रुप में अगर हम कोई भी IR ले लें, कोई एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ले लें और उसके सिमेट्री ऑपरेशंस के कैरेक्टर्स का स्क्वायर कर दें और उसके स्क्वायर का सम कर दें, तो वो भी पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाता है। तो अब इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? हमने इस तरह से लिख दिया। सबसे पहले तो क्योंकि सम करना है तो हमने समेशन कर दिया। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम कैरेक्टर्स ले रहे हैं, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं,
तो हमने कोई भी सिमेट्री ऑपरेशन ले लिया, ये आर जो है सिमेट्री ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिमेट्री ऑपरेशन का हमने कैरेक्टर ले लिया और इस कैरेक्टर का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। और वो जो सिमेट्री ऑपरेशंस के कैरेक्टर, जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस थे उनके कैरेक्टर का स्क्वायर का सम वो पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा ये मतलब है, जैसे यहाँ पर लिया हमने, ये हमारे सारे सिमेट्री ऑपरेशंस थे, तो इन सिमेट्री ऑपरेशंस के भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स निकले होंगे, तो वो कुछ ना कुछ डिजिट्स यहाँ पर लिखी जाएंगी। सपोज हमने 1, ये भी 1 और ये भी 1 लिख दिया, ठीक है। मतलब जब हम कभी पॉइंट ग्रुप पे जाएंगे तब हम उसी हिसाब से देखेंगे क्या यहाँ पर नंबर आ रहा है, पर अभी मैं फिलहाल यहाँ 1 1 1 कर रही हूँ। मतलब मैं आपको ये रूल समझाना चाह रही हूँ। तो क्या हुआ, सिमेट्री ऑपरेशंस ये हो गए, ठीक है। इन सिमेट्री ऑपरेशंस के जो कैरेक्टर हैं उनका स्क्वायर कर लिया और इसको सबको सम कर दिया, तो ये भी जो आंसर आएगा वो h के इक्वल होगा। यानी कि चाहे तो हम, पहला रूल क्या कह रहा था, पहला रूल कह रहा था कि ये वाले स्क्वायर, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उनके स्क्वायर का सम। दूसरा रूल क्या कह रहा था, जो कैरेक्टर्स यहाँ पर लिखे हैं, चाहे वो यहाँ लिखे हों चाहे वो यहाँ लिखे हों, कोई भी हो, बस हमें क्या करना है, उन कैरेक्टर्स के स्क्वायर का सम करना है। हर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए बात लागू हो रही है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पहली इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसका भी अगर हम करेंगे तो भी वो h के इक्वल होना चाहिए। इनका भी स्क्वायर करके हम सम करेंगे तो वो भी h के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो चाहे वो ये लाइन की बात करें तो हम रूल 2 की बात कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ ऐसे बात करें, अब की बार इन्हें सब में ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ ई के अंडर जो आ रहा है, सिर्फ उनके जो भी कैरेक्टर आ रहा है उनके स्क्वायर का सम जो होगा वो हमेशा h के इक्वल होगा। ये तो हो गया रूल फर्स्ट। और रूल सेकंड क्या होगा, जो भी सिमेट्री ऑपरेशंस उस पॉइंट ग्रुप में प्रेजेंट हैं उनके कैरेक्टर के स्क्वायर का सम वो भी पॉइंट ग्रुप के इस ऑर्डर के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये रूल आया कहाँ से, ये रूल जीओटी से ही आया है। अब कैसे आया है वो हम अभी देखेंगे। ये हमारी जीओटी की इक्वेशन थी, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करा, वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाली जो टर्म थी, मतलब वो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था वो नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है मैट्रिक्स में, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर ही एप्लीकेबल होता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से वो मैंने एस्टेरिक जो है वो हटा दिया है, ठीक। तो ये हमारी वो टर्म थी, इक्वेशन थी जो जीओटी के लिए निकाली थी हमने। अब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी हम किसी एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। चाहे तो आप वो ये समझ लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, कोई भी एक, ठीक है। और हर किसी के कैरेक्टर का स्क्वायर जो है वो h के बराबर होगा। तो हमने किसी एक रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो इसलिए i इज इक्वल टू j हो जाएगा। यहाँ पर दो डिफरेंट इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ले रखी थी, एक ith रो की ले रखी थी, दूसरी jth रो की ले रखी थी, यानी कि दो डिफरेंट रोज ले रखी थी। लेकिन क्योंकि अब हम यहाँ पर सेम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो सेम रिप्रेजेंटेशन के लिए i इज इक्वल टू j हो जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, क्योंकि हम यहाँ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, और जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स में m इज इक्वल टू n हो जाएगा और m डैश इज इक्वल टू n डैश हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि r m n का मतलब क्या है। r m n का मतलब होता है m तो कॉलम हो गया, सॉरी m तो रो हो गई और n हो गया कॉलम। और जब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, सपोज हम यहीं पर देख ले, जैसे हमारी ये ई मैट्रिक्स अगर हमने यहाँ बनाई है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये वाले तो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, R11। R11 क्यों लिखा, कि फर्स्ट ही तो रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, यानी पहली रो और पहला कॉलम। फिर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे R22, क्योंकि सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है, तो R33 लिखेंगे। तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, या m डैश इज इक्वल टू n डैश हो जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो कैरेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जब हम सम करते हैं तो वो कैरेक्टर के इक्वल होता है। तो अब हम, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे, और जब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो m इज इक्वल टू n हो जाएगा, यानी जो रो का नंबर होगा वही कॉलम का नंबर होगा, ठीक। अब इन कंडीशंस के लिए इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, अब हम क्या कर, ये एज इट इज रहेगा, टॉ आई रहेगा। अब आर एम एन की जगह हम आर एम एम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू n है, तो n की जगह हम m लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आर एम एम लिख दिया। फिर
टॉ जे है, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे है तो हम जे की जगह आई लिख सकते हैं, तो हमारा टॉ आई आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि एन डैश और इज इक्वल टू एम डैश है तो इसकी जगह भी हम एम डैश लिख सकते हैं। तो ये वाली पूरी इक्वेशन हमारी इस तरह से रिड्यूस होके आ सकती है। अब क्या होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट आई 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 जे है, क्योंकि आई इज इक्वल टू जे है तो आई जे को हम आई आई लिख सकते हैं। तो ये क्या पूरा बन जाएगा, आई आई का स्क्वायर। तो आई आई स्क्वायर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो आई आई तो बचेगा खाली, तो ये हो जाएगा एच अपॉन आई आई। अब आई इज इक्वल टू जे है तो क्रॉनिकर डेल्टा में जब दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो डेल्टा आई जे तो यहाँ से हट जाएगा, ये खाली 1 बचेगा। ठीक, अब ये एम एम डैश और एन एन डैश, एम एम डैश हमने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि इधर की साइड कोई टर्म हमारी एन एन वाली बची ही नहीं है तो इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया है, तो हमने यहाँ पर डेल्टा एम एम डैश लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम ये कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स को, क्योंकि हम यहाँ कैरेक्टर की बात करें और कैरेक्टर क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो हमें सम करना पड़ेगा इन डायगोनल एलिमेंट्स का। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कैरिंग आउट समेशन ओवर एम एंड एम डैश ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड समेशन कर रहे हैं ओवर एम एंड एम डैश। तो हमने वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पूरी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया और समेशन ओवर एम एम डैश शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने पूरी टर्म एज इट इज लिख दी और समेशन ओवर एम एम डैश लिख दिया। ठीक, फिर हमने इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर जो एम एम वाली टर्म होगी उसी पर समेशन ओवर एम लगेगा और जो एम एम डैश वाली टर्म होगी उसी पर समेशन ओवर एम डैश लगेगा। तो हमने क्या करा, ये सिग्मा आर तो था ही यहाँ पर, सिग्मा एम और ये वाली टर्म, तो सिग्मा एम ये टर्म लिख दी, फिर सिग्मा एम डैश और ये वाली टर्म, तो सिग्मा एम डैश और ये पूरी टर्म लिख दी। ठीक है, और यहाँ पर ये तो हमारा एज इट इज़ रहा। ठीक, अब देखिए, जो क्योंकि हम समेशन कर रहे हैं किसका, जो भी हमारी सेम टर्म्स, यानी कि R11 R22 R33 ऐसी तो कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमने यही तो किया, R11 R22 R33, यानी दोनों नंबर्स जब हमारे सेम हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, कैरेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो बस वही हमारा यहाँ मतलब था कि ये जो समेशन करेंगे जब हम MM वाली टर्म का, तो वो उसके कैरेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ कैरेक्टर लिख दिया इस पूरी टर्म के इक्वल, और ऐसे यहाँ पर भी एम एम डैश एम डैश एम डैश है तो हमने इसको भी, ये भी कैरेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो ये वाली टर्म है ये बिल्कुल एज इट इज़ ये वाली टर्म ऐसी हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर था उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली टर्म तो हमारी आ गई। अब ये वाली टर्म कैसे आएगी, ये वाली टर्म में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एच अपॉन आई आई में कोई भी एम एम वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसको तो हमने बाहर निकाल लिया समेशन से। समेशन करेंगे हम ओवर ये इसके लिए डेल्टा एम एम डैश के लिए। ठीक, अब हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं इस इक्वेशन के लिए, देखिए इस इक्वेशन जो भी हमारा समेशन है ये, अब हम क्या करेंगे, एम एम डैश की वैल्यू को एक्सपैंड करेंगे फ्रॉम 1 टू आई आई। यानी कि हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। समेशन करना है हमें एम वाली टर्म के लिए, समेशन करना है हमें एम डैश के लिए। तो हम एम और एम डैश की वैल्यू को, यानी कि एम की वैल्यू को क्या हो सकती है, एम की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू आई आई। ठीक है, और ऐसे ही एम डैश की वैल्यू भी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू आई आई। ठीक, तो जो ये हमारी टर्म थी सिग्मा एम डैश और डेल्टा एम एम डैश, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो यानी हम समेशन करेंगे यहाँ एम की एम इज इक्वल टू 1 से लेके एम इज इक्वल टू आई आई तक। ठीक है, और एम डैश इज इक्वल टू 1 से लेके फिर आई आई तक। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे डेल्टा 11 प्लस डेल्टा 21 प्लस डेल्टा 31 प्लस ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, और डेल्टा ये हो जाएगा हमारा आई आई और 1। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारी क्योंकि वैल्यू चल रही है एम और एम डैश की 1 से लेके आई आई डैश तक। ठीक है, और एम डैश की भी ऐसे ही चल रही है। तो देखिए पहली बार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने एम की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक मान ली, आई आई तक मान ली। ठीक है, और एम डैश की वैल्यू हमारी 1 1 1 चल रही है। अब सेकंड टाइम हम क्या करेंगे, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर हम फिर से प्लस करेंगे। अब हम लिखेंगे डेल्टा 1 2 प्लस डेल्टा 2 2 प्लस डेल्टा 3 2 प्लस ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, और डेल्टा आई आई 2 तक चले जाएंगे हम। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने पहली बार m की वैल्यू 1 2 3
आई तक लिखी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें एम डैश की वैल्यू भी तो 1 से लेके आई डैश तक लिखनी है, तो पहली बार तो हमने 1 लिख ली, दूसरी बार हम 2 2 2 करेंगे, फिर तीसरी बार हमारी फिर इसी तरह से फिर इसको प्लस कर देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 3 हो जाएगा। इसी तरह से चलती चली जाएगी ये आई मतलब इस तरह तक। और फिर फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा 1 ये आई हो जाएगा प्लस डेल्टा 2 आई हो जाएगा प्लस डेल्टा 3, इस तरह से चलते चले जाएंगे ये आई, तो यहाँ पर डेल्टा आई और आई हो जाएगा। तो पूरा समेशन हमने क्या करा है, बस इसमें m की वैल्यू को 1 से लेके li तक लिखा है और m डैश की वैल्यू को 1 से लेके li तक लिखा है। अब अगर हम इसको सबको पूरा ऐड करने लग जाए तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए जब दोनों वैल्यू सेम होती हैं तो इस डेल्टा की वैल्यू 1 आती है, बाकी सारी तो 0 हो जाएंगी टर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस पूरे को हमने लिखा इज इक्वल टू, इसका आंसर इसके लिए सिर्फ 1 आएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, यहाँ पर इसके लिए 1 हो जाएगा, बाकी सब के लिए 0 हो जाएगा, तो फिर 1 लगाया। फिर यहाँ पर जो 3 3 वाली टर्म होगी फिर उसके लिए हमारा 1 आ जाएगा। तो फिर इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे। कब तक लिखेंगे, हम लिखेंगे आई टाइम्स तक। इसी तरह से तो प्लस करते चले जाएंगे, सबसे हमारा 1 1 1 निकल के आ रहा है, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं डेल्टा की वैल्यू का जो ये नंबर है वो कहीं ना कहीं सेम ज़रूर आएगा। ठीक है, आई टाइम्स तक करेंगे तो आंसर जो हमारा ये जो हमने इसी को मैंने यहाँ शॉर्ट करके इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस पूरे का जो आंसर आ जाएगा वो आई आएगा। क्यों, जैसे अब सपोज कोई कहे कि आपको 1 को 5 टाइम्स जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो आंसर हमारा 5 हुआ, तो यानी हमने 5 टाइम्स तो जोड़ा। तो ऐसे ही हमने 1 + 1 कब तक कर रहे हैं, आई टाइम्स तक, तो आंसर हमारा आई ही आएगा। तो वही हमने यहाँ शो किया है कि इसको जब हम रिड्यूस कर रहे हैं कैसे, बस एक्सपैंड करेंगे हम m की वैल्यू और m डैश की वैल्यू को 1 से आई तक। तो m = m डैश 1 है, तो m डैश डेल्टा 1 1 हो जाएगा, और ऐसे ही m डैश इसी तरह से डेल्टा 3, तो सबकी वैल्यू जो है 1 + 1 + 1 + आई टाइम्स हो जाएगी, और ये आई टाइम्स जो है आंसर हमारा आई आ जाएगा। तो ये यहाँ से आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू बचेगा h। तो जो ये हमारी इक्वेशन है वो यही हमारी इक्वेशन यहाँ पर निकल के आ रही। तो ये रूल 2 था कि जितने भी ये हमने उसको सिर्फ रूल 2 को एक्सप्लेन किया, या हम कह सकते हैं उसको प्रूफ किया। ठीक है, तो रूल 2 क्या हो गया हमारा, जो भी जितने भी हमारे सिमेट्री ऑपरेशन है उनके कैरेक्टर का जब हम स्क्वायर का सम करेंगे तो वो उस पॉइंट ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। ठीक है, अब चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आएगा हमारा रूल 3। रूल 3 भी कुछ यहीं से मिलता जुलता है। रूल 3 में हम क्या कर रहे हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ 2 डिफरेंट IRs इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 डिफरेंट IRs ले ली, यानी कि जो हम ये शुरू में दिखा रहे थे आपको, तो एक IR तो हमने ये ले ली और एक IR हमने ये ले ली, यानी एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन τ1 हो गई और दूसरी सपोज हमने τ2 ले ली। अब हम 2 डिफरेंट जो है रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के जो कैरेक्टर्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर, यानी कि अगर हम पहले इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो भी कैरेक्टर ले रहे हैं दूसरे का भी हमें सेम ही लेना है। ठीक है, सेम लेने से मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन सपोज हमारे पास इस तरह से, दूसरी सपोज ऐसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि अगर हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं पहली रिप्रेजेंटेशन का, तो दूसरे का भी हमें यही लेना है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स की बात करें तो जब 2 डिफरेंट IRs के हम कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स लेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट का सम है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स का सम ले रहे हैं हम, तो ये कैरेक्टर हो गया आई वाली रो में जो हमने सिमेट्री ऑपरेशन लिया हुआ था उसका कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, फिर जे वाली रो में जो हमने कैरेक्टर लिया हुआ था वो ले लिया, यानी कि हमने सपोज हमने एक ये कैरेक्टर ले लिया और एक ये कैरेक्टर ले लिया। ठीक है, ये कैरेक्टर सपोज हमारा 1 है और ये कैरेक्टर भी हमारा सपोज 1 है, तो दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लिया, फिर हमने प्लस किया, फिर हम इसके लिए गए, इसका भी ये कैरेक्टर ले लिया और ये कैरेक्टर ले लिया, तो इन दोनों का भी प्रोडक्ट देख लिया, सपोज ये दोनों भी 1 है सपोज। ठीक है, फिर प्लस किया, फिर इसका ये कैरेक्टर और इसका ये कैरेक्टर, कोई भी 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेनी है, चाहे तो आप ये दोनों ले सकते हैं, चाहे आप ये दोनों ले सकते हैं, चाहे आप ये दोनों ले सकते हैं, कोई भी 2 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लेनी है आपको, और उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स हैं, जो भी उनके नीचे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं,
उनके प्रोडक्ट्स का जो सम है वो हमें इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। वो 0 आता है, ठीक है, तो वो 0 आ रहा है जब i इज इक्वल टू नॉट j। ठीक, अब ये कैसे, ये भी हमारा GOT से ही निकला है। तो GOT से कैसे निकला है भाई, हमारी इक्वेशन थी ये वाली हमारी इक्वेशन थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम ये कह रहे हैं, जो जब दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो i इज नॉट इक्वल्स टू j। तो जब i इज नॉट इक्वल टू j हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये डेल्टा ij जो है वो 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 होगा तो ये पूरी टर्म तो अपने आप से ही 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म यहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिए हैं दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम यहाँ पर देखिए, इस रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट था ये m, और ये एलिमेंट था, मतलब सॉरी, जो ये कॉलम, सॉरी ये रो थी, ये m था और ये m डैश था। ये एक i रिप्रेजेंटेशन थी, ये j रिप्रेजेंटेशन थी, और ये यहाँ पर हमने n लिया था और ये यहाँ पर हमने n डैश लिया था। तो जब हम दो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब m इज इक्वल टू m डैश हो जाएगा और n इज इक्वल टू n डैश हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको समझ में आया ये कि हम क्या कर, मैंने अभी ये बताया ना आपको, ये वाला जो हम एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी हमें यही एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर हम m लिख रहे हैं तो इसके लिए हम m डैश और m डैश लिखेंगे, ठीक है। दोनों वैल्यू हमारी सेम हो जाएंगी ये वाली। तो m डैश, ये इसके लिए अगर हम m मान रहे हैं तो इसके लिए m डैश मान रहे हैं, तो यही वाला मतलब प्लेस जो है हमारा सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें यही लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि m इज इक्वल टू m डैश और n इज इक्वल टू n डैश। अब फिर से हम क्योंकि कैरेक्टर की बात कर रहे हैं इसलिए हमें फिर से डायगोनल एलिमेंट्स ही लेने पड़ेंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स में m इज इक्वल टू n और m डैश इज इक्वल टू n डैश होता ही है। फिर से ये जो इक्वेशंस हैं इन फैक्ट्स के लिए, फिर से हमारी जो GOT इक्वेशन है रिड्यूस हो जाएगी। तो रिड्यूस कैसे होगी, अब हमारा क्या हो जाएगा, ये mm तो हमारा जैसे पिछली बार किया था हमने, वो हमने यहाँ पर क्या, सॉरी, ये जो इक्वेशन थी हमारी, हमने ये क्या लिखी हुई थी, तो i r m n लिखा हुआ था। अब क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स है तो m इज इक्वल टू n है, तो हमने इसको m लिख दिया। तो वही हमने यहाँ पर इसको m लिखा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली भी और डायगोनल एलिमेंट्स वाली भी हमें दोनों ही बातें यहाँ पर लिखनी है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू भी, क्योंकि m इज इक्वल टू m डैश है तो इसलिए हम इसको भी m लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर किया हुआ है कि m ही लिया हुआ है। तो सेम हमारा जो है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम जो भी सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सेम सिमेट्री ऑपरेशन के लिए ही हम सब कुछ ले रहे हैं। कि ये जो कैरेक्टर ले रहे हैं हम इसका, तो ये इस रिप्रेजेंटेशन का ये कैरेक्टर और इसी रिप्रेजेंटेशन का ये वाला कैरेक्टर, जो दोनों इसके अंडर आ रहे हैं सेम वाले, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर i इज इक्वल टू, i इज नॉट इक्वल्स टू j। अब फिर से वही कैरिंग करेंगे समेशन ऑफ m फॉर द टू रिप्रेजेंटेशन। तो वही हमने m वाली टर्म के लिए हमने समेशन ओवर m किया, तो दोनों ही क्योंकि m ही है हमारे तो इसलिए समेशन इसका भी m हुआ, ये तो इज इक्वल टू z आएगा ही। और क्योंकि r m का जब हम समेशन करेंगे तो वो कैरेक्टर के बराबर होता है, तो ये कैरेक्टर x i वाला कैरेक्टर हो जाएगा और ये x j वाला कैरेक्टर हो जाएगा। या माने कि ये तो एक IR का हमारा कैरेक्टर निकलेगा और ये दूसरी IR का हमारा कैरेक्टर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर J वाले टर्म है और यहाँ पर I वाली टर्म है, तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के ये कैरेक्टर्स जो निकले हैं, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनका जो सम निकलेगा वो 0 के बराबर होता है, ठीक। ये बात हमें रूल 3 के अकॉर्डिंग पता चली, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं रूल 4 पे। रूल 4 क्या है, इन अ गिवन रिप्रेजेंटेशन वेदर इट इज रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गिवन रिप्रेजेंटेशन है, द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल मैट्रिसेस बिलोंगिंग टू द सिमेट्री ऑपरेशंस इन द सेम क्लास आर आइडेंटिकल। यानी कि ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सेम क्लास में जो सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, किसी भी मतलब सेम क्लास में जो ऑपरेशंस होते हैं और उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेशन में, वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। तो सेम क्लास वाले जो भी हमारे ऑपरेशंस आएंगे उनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो आइडेंटिकल निकलेंगे। तो ये इसका जो थी लैंग्वेज थी, मतलब इसका स्टेटमेंट था। अब फिर इसी को हम देख सकते हैं आगे कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो ये क्या कह रहा है,
This follows from the fact that the representations of the operation in the same class are conjugate to one another through similarity transformation. ये तो हमें पता ही है कि जो भी हमारी सेम क्लास होती हैं वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक दूसरे में कॉन्जुगेट, मतलब वो एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट होती हैं। तो ऐसे ही उनकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो भी एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट होती हैं। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा भी था मैट्रिक्स के केसेस में भी, और जो हमने सिमेट्री एलिमेंट्स किए थे तब हमने वहाँ सेम क्लास निकाली थी तब भी। तो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्लासेस एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट हैं, और इसी तरह से दो मैट्रिक्स भी एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। तो इसलिए हम वो भी कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो हमारे सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म, दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट हैं। तो जो उन मैट्रिक्स के जो वो निकलेंगे कैरेक्टर्स जो निकलेंगे तो वो सेम निकलते हैं। जो सेम क्लास वाले सेम ऑपरेशंस, सेम क्लास वाले जो ऑपरेशंस होते हैं और उन ऑपरेशंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस रिमेन अनऑल्टर्ड इन अ सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जब हम एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स में करें या एक एलिमेंट का दूसरी एलिमेंट में करें तो हम, क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसका मतलब हम मैट्रिक्स की बात करें, तो जब एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म होती है थ्रू सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका जो कैरेक्टर होता है वो अनचेंज्ड रहता है। इसीलिए जब हम कोई भी ऑपरेशन को मानेंगे, कोई भी दो ऑपरेशन को जब हम सेम क्लास में मानते हैं और उन दो ऑपरेशंस के लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो कैरेक्टर है वो सेम निकलेगा। ठीक है, और ये तो हमारा रूल 4 और रूल 5 है। द नंबर ऑफ IRs ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लासेस इन द ग्रुप। किसी पॉइंट ग्रुप में कितनी क्लासेस हैं उसके इक्वली हमेशा उसकी नंबर ऑफ IRs निकलती हैं, यानी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का नंबर। मतलब हमें किसी पॉइंट ग्रुप में अगर हमें ये पता करना है कि उसमें कितनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं तो हमें उसकी क्लासेस पता होनी चाहिए। कितनी क्लासेस होंगी उतनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। माने किसी पॉइंट ग्रुप में अगर 4 क्लासेस हैं तो उसमें सिर्फ 4 ही IR इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बनेगी। किसी पॉइंट ग्रुप में 3 क्लासेस हैं तो उसमें 3 IRs बनेंगी, कहीं पर 2 है तो 2 बनेंगी। तो जितना भी उसमें क्लासेस होंगी उतनी ही उसमें IR रिप्रेजेंट, मतलब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बन सकती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ये क्लासेस अगर हमें पता होंगी तो हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके बाद हम फिर कैरेक्टर टेबल बना सकते हैं। तो कैरेक्टर टेबल बनाने में हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए हमें वहाँ पर क्लासेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो क्लासेस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए वो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो प्रोसीजर है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और हम याद रखना है, मतलब उसको। और वहाँ पर मैंने जब आपको क्लासेस बताई थी डिफरेंट एलिमेंट्स की तो मैंने आपको समझाया भी था वहाँ पर सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी, और मैंने वहाँ पर सिंपल मैथड्स भी बताए थे कि आप ज़रूरी नहीं कि हर बार सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके देखें। कुछ मैथड्स हैं, उन मैथड्स के बेसिस पर भी आप बता सकते हैं कि कौन से दो ऑपरेशंस जो हैं वो सेम क्लास में आते हैं। तो जब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम यही 5 रूल्स को अप्लाई करेंगे किसी पॉइंट ग्रुप पर और फिर हम उसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम C2V और C3V पॉइंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे और उन्हीं की IRs को निकाल के देखेंगे। तो हम उस वीडियो पर जाने से पहले आप क्या करेंगे, जितनी उनकी जो C2V या C3V के लिए जो क्लासेस होती हैं वो अच्छी तरह से आप समझिएगा कि क्लासेस हम कैसे निकाल पा रहे हैं। क्योंकि एग्जाम में तो किसी भी पॉइंट ग्रुप की क्लासेस आ सकती हैं और क्लासेस आएंगी तो किसी के भी IR आ सकती है, किसी की भी कैरेक्टर टेबल आ सकती है। तो आपको क्लासेस का वाला जो फंडा है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले वो वीडियो देखिए कि जहाँ पर मैंने सिंपल मैथड्स बताए हुए हैं क्लासेस को डिराइव करने के लिए। तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये 5 रूल्स जो होते हैं ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें याद होनी चाहिए। तो ये मैंने आज आपको 5 रूल्स बताए हैं और उनका प्रूफ बताया कि हम कैसे प्रूफ किया, GOT से हमने उनको कैसे निकाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्हीं IR को निकालने के लिए किसी पॉइंट ग्रुप के लिए हम इन रूल्स को कैसे हेल्प में लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।